सुषमा को शुरू से ही पान खाने की आदत थी और उसकी पान खाने की आदत ने कई बार उसे मुसीबत में भी डाला था। लेकिन सुषमा की पान खाने की आदत फिर भी जाती नहीं है। सुषमा को उसकी पड़ोसन विमला कई बार समझा चुकी थी, लेकिन सुषमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस उम्र में अपने शौक पूरे ना करूँ तो कब करूँ? तुझे तो पता है 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी काटना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन भरे बाजार में तुम्हें उस सब्जी वाले पर थूकना नहीं चाहिए था। अरे मैं थूक रही थी, वो तो अचानक सामने आ गया। अब मैं क्या करती? मैंने तो तब तक थूक दिया था, बेचारा लाल हो गया। वो तो भला हो मेरा जो मैंने उसे ये समझा बुझाकर भेज दिया कि तुझे टीबी की बीमारी है, वरना वो तो तुझसे लड़ने के लिए आ रहा था। का मतलब तूने उस सब्जी वाले से ये कहा कि मेरे मुंह पर जो पान लगा है वो खून है जो टीवी में मुंह से आता है? बिल्कुल सही कहा तूने। उस दिन तो तेरे साथ साथ मैं भी पिट जाती, और तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी मैं भी तेरा साथ छोड़ दूंगी। तू मुझे मेरा साथ छोड़ने की धमकी ना दिया कर। वैसे ही मैं तुझे छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि तेरी हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुषमा के पान खाने की आदत ने न सिर्फ विमला बल्कि सुषमा का परिवार भी परेशान था। सुषमा घर में ही यहाँ वहाँ पान खाकर थूक दिया करती थी, जिसे साफ करते करते सुषमा की बहू सीमा हमेशा परेशान रहा करती थी। एक रोज सुषमा के घर एक औरत और एक लड़के का आना होता है। अरे बहन जी, सुषमा जी का घर है ना? हाँ हाँ यही है। कौन है तू? कौन है तू? बता तो, सुषमा से क्या काम है? अरे बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? जितना पान खा नहीं रही हैं उतना पान को बोलते बोलते आप मेरे मुंह पे थूक रही हैं। अच्छा, अब पान खाऊंगी तो तेरे मुंह पर पान के छींटे ही आएंगे ना कि खून के छींटे। अरे बहन जी, आपको तमीज नहीं है क्या बात करने की? पान थूक कर बात कर लिया करो। तुझे पता नहीं है, पान खाने वालों की सांस थम सकती है, लेकिन पान खाना नहीं बंद हो सकता। हम तो पान खाते ही रहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा परिचय तो पूछ लीजिए बहन जी। चलो बता ही दे। आपको याद होगा बहन जी, आपने अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखा था। हम आपकी बेटी को देखने आए हैं, लेकिन अब हम आपके घर ना ही जाके हम अपने घर सीधे जाने वाले हैं। जब माँ ऐसी तो बेटी कैसी होगी? क्या आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? अरे बहन जी, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। बहू देखो तो जरा कौन आया है। हाँ माँ जी, कौन आया है? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, हम तेरी ननद को देखने आए थे, लेकिन अब उल्टे पाँव घर जा रहे हैं। मुझे तो तेरी सास का इंट्रोडक्शन ही पसंद नहीं आया। माँ जी, आप लड़के की माँ के सामने तो थूक सकती थी ना। अरे मुझे क्या पता था कि ये अपनी कोमल के लिए रिश्ता लेकर आई है। मुझे तो लगा चलती फिरती राह से कोई मुझसे मांगने वाली आई है। अब तो मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकने वाली। चल बेटा, ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि मैं कुंवारा रख लूं अपने बच्चे को। सुषमा को वो औरत खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब उस औरत के जाने के बाद सीमा भी अपनी सास से कहती है, माँ जी अब तो आप खुश है ना अपनी बेटी का रिश्ता तोड़वाकर? पहले ही आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, और अब आपके पान खाने की आदत की वजह से घर आई लड़की की माँ और लड़के भी लौट गए। लेकिन बहू, मुझे क्या पता कि ये कोमल को देखने आए थे। इसी हरकत की वजह से तो अभी वो हमारे दरवाजे से लौट कर गई है। अब मैं क्या करूं बहू? मेरे पान खाने की आदत तो जाने से रही। सुषमा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि उसके पान खाने की आदत की वजह से उसका और उसके पूरे परिवार का काफी नुकसान हो रहा है। अभी ऐसे ही एक रोज विमला और सुषमा बाजार जाते हैं। अरे विमला, तू भी पान खाकर देख। पान खाकर तो मजा ही आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे पान खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू खाती होगी तो तू खा। अरे एक बार तो खा कर देख, फिर तुझे मैं कभी भी पान खाने के लिए नहीं कहूँगी। एक बार मेरे कहने पर खा तो ले। सुषमा विमला की बातों में आ जाती है और सुषमा का दिया पान खा लेती है। अब दोनों बातें करते हुए बाजार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी सुषमा पान खाकर एक औरत पर थूक देती है, लेकिन वो औरत सुषमा की जगह विमला को पकड़ लेती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर पान खाकर थूका? अरे तुझे दिखाई नहीं देता है क्या कि तेरे आगे पीछे भी लोग हैं? पान खाकर बाजार में ऐसे चल रही है जैसा नवाब की बेटी हो। अरे बहन जी, आज पूरी जिंदगी में पहली बार तो पान खाया है। तुम भी कैसी बातें करती हो। कोई बात नहीं, आज तो तूने पान खाया है,
और आज के बाद तू कभी पान नहीं खाएगी, क्योंकि तेरी तबीयत तो मैं ठीक करती हूँ। अरे बहन जी, क्या कर रही हो आप? मार क्यों रही हो? अरे सुषमा, कहाँ गई तू? तेरी वजह से मैं यहाँ पिट रही हूँ। सुषमा दूर से विमला और उसे औरत को लड़ते हुए देख रही थी, लेकिन वो बीच में बचाने के लिए नहीं जाना चाहती थी। आज के बाद यहाँ नजर नहीं आएगी तू, वही तेरे लिए अच्छा होगा, समझी ना? ये सब सुषमा की वजह से हुआ है। मैंने सुषमा को मना किया था कि मुझे पान नहीं खाना, लेकिन उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी और मुझे पान खिला दिया। अरे विमला, तू ठीक तो है ना? मैं तो तुझे इधर से उधर ढूंढ रही थी। और ये तेरे बाल बिखरे हुए क्यों हैं? और तेरी ऐसी हालत क्यों हो गई? कहीं तू बाजार में किसी से मार पीट करके तो नहीं आई? तूने अच्छी दोस्ती निभाई मेरे साथ। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि मुझे पान नहीं खाना, छोड़ दे मुझे, लेकिन फिर भी तूने मुझे खिला दिया। और जब मैं पिट रही थी तो तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने तुझे पिटवा दिया? अरे तू पान खाने की वजह से पिटी है? उन औरतों ने मुझे जो मारा है ना, आए हाय सुषमा, क्या बताऊं मैं तुझे, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। कहीं तूने उन औरतों पर पान खाकर तो नहीं थूक दिया जिन्होंने तुझे मारा है? अरे पान खाने का भी तरीका होता है। अब तू मुझे बिना बात का ज्ञान मत दे, बस मुझे जैसे तैसे करके घर पहुंचा दे। मैं 3-4 दिन अब कहीं नहीं जा पाऊंगी। सुषमा विमला को जैसे तैसे घर लेकर आती है। विमला की हालत देखकर सीमा अपनी सास से कहती है, अरे विमला काकी को कुत्ते की तरह किसने मारा है? विमला काकी, आप ठीक तो है ना? मैंने आपको मना किया था, माँ जी के साथ कहीं आया जाया नहीं कीजिए। जरूर माँ जी ने किसी के ऊपर पान खाकर थूक दिया होगा और आपको किसी ने अच्छे से धोया है। आपकी हालत बता रही है। अरे बहू, मैं क्यों किसी पर पान खाकर थूकूंगी? बल्कि आज तो विमला ने पान खाकर थूका है। अरे मैंने तो पान को सही से चबाया भी नहीं था, तब तक औरतों ने पकड़कर मुझे कूट दिया। माँ जी, आपने ये तो गलत किया विमला काकी के साथ। अरे अब मैं तो सुषमा के साथ कहीं आना जाना भी नहीं करूँगी। इसने जो मेरे साथ किया है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अरे अब मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पान खाने की आदत जो है, और उन औरतों ने तो तुझे तेरी वजह से ही पीटा है ना। माँ जी, आपकी हरकतों की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो आप पान खाना तो छोड़ ही सकती हैं। सुषमा, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। तू पान खाना नहीं छोड़ेगी और मैं तेरे दरवाजे नहीं आऊंगी और तू मेरे दरवाजे नहीं आएगी। जान जाए तो जाए, लेकिन पान न जाए। तुझे दोस्ती तोड़नी है या रखनी है, ये तेरी मर्जी। सुषमा किसी भी तरह पान खाने की आदत नहीं छोड़ती और विमला सुषमा की दोस्ती को नहीं छोड़ती, क्योंकि विमला भी जानती थी कि उसका सुषमा के बिना गुजारा नहीं हो सकता था। और सुषमा भी जानती थी कि विमला जाएगी तो जाएगी कहाँ। अब सुषमा के साथ साथ विमला को भी पान खाने की आदत लग गई थी। हीना अपनी 4 बहुओं वंदिता, मनीषा, सलोनी, कुमुद के साथ अपने सबसे छोटे बेटे रोमन की शादी नेहा नाम की लड़की से करवाती है। नेहा एक अमीर घर से थी। नेहा जैसे ही गृह प्रवेश की रस्म करती है, तभी हीना बारी बारी उसे अपनी सारी जेठानियों से मिलवा देती है और कहती है, वंदिता बहू, जा छोटी बहू को उसके कमरे में छोड़ा। मनीषा, कुमुद और सलोनी, तुम सब मेरे साथ चलो। जो मेहमान जा रहे हैं उनको मिठाई और शगुन देना है। जी माँ जी, चलिए। इतना कहकर वो तीनों हीना के साथ उसके पीछे चल देती है और वंदिता नेहा को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ सुहाग रात की सेज सजी थी। तभी वंदिता बोलती है, देखो नेहा, ज्यादा तो मैं कहती नहीं, बस इतना कहती हूँ कि तुम भी अमीर घर से हो और मैं भी अमीर घर से हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ तो घर में मेरा पूरा दबदबा है और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी बाकी की 3 गरीब जेठानियों की मीठी सी बातों में मत आ जाना, समझी? अपनी अमीरी की फुल पावर रखना, बाकी तो तुम समझदार हो। इतना कहकर वंदिता वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में कमरे में रोमन आता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद हीना नेहा की मुंह दिखाई की रस्म रखती है, जिसमें आसपास की सभी औरतें और नेहा की सब जेठानियां नेहा के लिए तोहफा लाती हैं। तभी मनीषा, सलोनी और कुमुद तीनों एक सोने का हार और कुछ कपड़े नेहा को देती हुए कहती हैं, नेहा, ये हम तीनों की तरफ से तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा।
हाँ नेहा, और ये कपड़े हमारे मायके वाले ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। वो आज रस्म के लिए नहीं आ सके तो आशीर्वाद के तौर पर ये सब भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, सब बहुत सुंदर है। नेहा इतना बोल ही रही थी कि तभी वंदिता हीरो का हार देते हुए नेहा से कहती है, अरे ये क्या मेरी गरीब देवरानियों, तीनों मिलकर अपनी छोटी देवरानी को सस्ता सा हार दे रही हो और ये सूती साड़ियाँ दे रही हो। देखो, इसे कहते हैं तोहफा, हीरो का हार। आखिर 4 जेठानियों की इकलौती देवरानी है, इतना तो देना बनता था। दीदी, हार सोने का हो या हीरे का, देने वाले का दिल साफ और सच्चा होना चाहिए। हाँ वंदिता दीदी, जितना हम दे सकते थे हम तीनों ने उतना दिया, और जो आप दे सकती थी आपने वो दिया। बेहतर यही होगा दीदी कि आप अपने अमीरी गरीबी के पाठ को यहीं बंद कर दो। नेहा, अगर हमारे दिए हुई साड़ी तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बेशक से कह दो, हमें कोई शिकायत नहीं है। दीदी, मेरे लिए आप सभी के लाए तोहफे बहुत अजीज हैं। मेरे लिए कोई कम या ज्यादा नहीं है। और मनीषा दीदी ने सही कहा कि तोहफा प्यार से दिया हो तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे बस दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। नेहा की बात सुनकर वंदिता का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो चुपचाप साइड में खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बाकी सभी औरतें भी मुंह दिखाई की रस्म करके वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वंदिता नेहा को हमेशा ही अपनी साइड करने की कोशिश में लगी रहती। जब कभी भी नेहा अपनी गरीब 3 जेठानियों से बात कर रही होती थी, तभी वंदिता कोई ना कोई काम बताकर या तो नेहा को वहाँ से भेज देती या फिर खुद उसे वहाँ से ले जाती। एक दिन हीना अपनी 5 बहुओं को बुला कर कहती है, बेटा, तुम सब हमेशा घर का काम करती रहती हो, जाओ थोड़ा घूम आओ फिर आओ। आज तुम सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी और कोई भी मुझे मना नहीं करेगा। और नेहा बहू को तो आए थोड़ा ही समय हुआ है, उसको थोड़ा घुमा लो फिरा लो। ये लो, सबके बराबर के पैसे हैं, नेहा बहू सबको दे दे। जाओ मस्त मजा करो, शाम तक आराम से आना। जी माँ जी, ठीक है। नेहा सभी को गिनकर बराबर पैसे देती है, जिसके बाद 5 बहुएं रेडी होकर मार्केट चली जाती हैं, जहां वो शॉपिंग करती हैं और फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं। ऐसे ही जब वो सब वापस आ रही होती हैं, तभी मनीषा की नजर एक गोले वाले पर जाती है और वो बोलती है, अरे वो देखो, बर्फ के गोले वाला, चलो खाते हैं। चलो बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं, मजा आएगा खाने में। मैं तो काला खट्टा ही खाऊंगी, मुझे वही पसंद है। चलो चलो। कभी नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब। पता नहीं कैसे कैसे रंग इस्तेमाल करते होंगे ये सब। और अगर आइसक्रीम ही खानी है तो किसी अच्छे से आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। अरे दीदी, जो मजा गोले की चुस्की लेकर खाने में है ना, वो मजा आपको किसी आइसक्रीम पार्लर में नहीं मिलेगा। तुम तीनों जितने गरीब हो, तुम्हारे शौक और पसंद उससे ज्यादा गरीब है। और हो भी क्यों ना, तुमने कभी खुले हाथों से पैसा लुटाया ही कहाँ है, जो तुम सबको पता हो कि अमीरी क्या होती है। दीदी, आपको हर बात में अमीर और गरीब का भेद करना जरूरी है क्या? हाँ दीदी, भगवान ने आपको ज्यादा दिया है तो ये आपकी किस्मत है, हमारे पास कम है और ये हमारी किस्मत है। चलो नेहा, गोला खाते हैं, फिर घर जाना है। नेहा भी मेरी तरह अमीर है, वो तुम लोगों की तरह ये सड़क छाप गोला तो बिल्कुल नहीं खाएगी। क्यों नेहा? ये गलत है दीदी, मुझे हर चीज का मजा लेना बहुत पसंद है। मुझे 5 स्टार होटल का भी खाना पसंद है और रोड साइड फूड भी पसंद है। और शायद आपको पता नहीं, पर मुझे गोला खाना बहुत पसंद है, और इतना पसंद है कि मैं एक साथ 2 गोले खा सकती हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप भी खाकर देखो, मजा ना आए तो बता देना। नेहा और बाकी सबकी बातें सुनकर वंदिता को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है सबसे छोटी, लेकिन जुबान इसकी सबसे लंबी है। यहाँ मैं इसे अपने रंग में ढालने में लगी हूँ, पर ये है कि मेरी इन सस्ती गरीब देवरानियों के पीछे पड़ी हुई है। कोई नहीं, इन चारों की अकल ठिकाने न लगा दी ना तो मेरा नाम भी वंदिता नहीं। जहाँ वंदिता अपने मन ही मन में साजिशें रच रही थी, वहीं सभी आराम से गोली खाने का मजा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सभी घर आ जाते हैं, जहाँ हीना सबके लिए खाना रेडी करके उनका वेट कर रही थी। जिसके बाद सभी फ्रेश होकर एक साथ खाना खाने बैठते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नेहा का बाकी सब के साथ घुलना मिलना बढ़ता जाता है। पर वंदिता ये सब देख देख कर जरा भी खुश नहीं थी। वो हर वक्त नेहा के कान भरने
और उसे अमीरी का पाठ पढ़ाने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन मनीषा हाथों में एक साड़ी लिए हुए नेहा के पास आकर कहती है, नेहा सुनो, ये साड़ी देखो, तुम्हें पसंद है क्या? जी हाँ जी दीदी, ये तो बहुत प्यारी है। तो फिर ठीक है, इसे तुम रख लो। मैंने इसे बस एक बार पहना है, वो भी बस 1 घंटे के लिए। मनीषा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ वंदिता आती है और बोलती है, देखो देखो जेठानियों का प्यार, अगर नई साड़ी नहीं दे सकी तो अपनी उतरन ही दे दी। अरे खुद को महान साबित करने में क्यों लगी हो? जब तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम नेहा को एक नई साड़ी दे सको तो पुरानी भी क्यों दी? अच्छा सच में? साड़ी तो आप ला दोगी, पर जो प्यार और अपनापन मनीषा दीदी के दिल में है वो कहाँ से खरीद कर लाओगी, ये भी बता दो। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और हर बात का ख्याल रखती है। और एक आप है जो बस अमीर गरीब का पाठ पढ़ाती है मुझे। अरे मैं भी अमीर घर से आई हूँ, पर कभी ऐसे पैसे का घमंड नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे साथ मिलकर रहना सिखाया, रिश्तों में फूट डालना नहीं। पास में खड़ी कुमुद और सलोनी के चेहरे पर नेहा की बात सुनकर मुस्कान आ जाती है, पर वंदिता का सर शर्म से झुक जाता है। तभी हीना आती है और सारी बात जानने पर वो भी नेहा को ही शाबाशी देती है और आखिरकार वंदिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। बाकी सभी वंदिता को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वंदिता सभी के साथ मिलकर रहने लगती है और उसके दिल से अमीरी और गरीबी का भेदभाव हट जाता है। सरला के बेटे रवि की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। सरला की बहू सुमन बहुत ही सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन सरला अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी सुमन उसके कमरे में चाय लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए चाय, आप आराम करते करते थक गई होंगी ना। अरे बहू, आज तो इतनी जल्दी चाय लेकर आ गई, अभी तो चाय का समय भी नहीं हुआ है। वो माँ जी, मैं यही सोच रही थी आपको अभी चाय बनाकर पिला देती हूँ, तभी आपको थकावट महसूस ना हो। तू कब से मेरा ख्याल रखने लग गई? कोई काम करवाना है क्या या कुछ चाहिए? वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलना, मूर्ति बनकर क्यों खड़ी है? माँ जी, मैं कह रही थी आप ननद जी को घर बुला लो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुझे उसकी याद क्यों आ रही है? वैसे तो तू कभी पूछती नहीं उसके बारे में। माँ जी, आपको तो पता है कि कोमल मेरी ननद है, इसलिए उसको बुला लो। अच्छा, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, यहाँ आकर बस तुम दोनों अपनी पार्टी करते रहते हो। माँ जी को कैसे समझाऊं कि मुझे ननद जी के साथ पार्टी ही तो करनी है। मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है, लेकिन इनको मोमोज पसंद नहीं है, तो मुझे खाने भी नहीं देती हैं। क्या हो गया? तू किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन ननद जी को बुला लो। नहीं, वो अभी नहीं आएगी, 1 महीने बाद दिवाली है, उसमें आ जाएगी, तब मिल लियो। माँ जी, अगर आप ननद जी को घर नहीं बुला कर लाओगी तो मैं मायके चली जाऊंगी। हे भगवान, अगर ये अपने मायके चली गई तो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ जाएगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं, इसको तो रोकना ही पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी, आप ननद जी को यहाँ बुला रही हो या मैं अपने मायके चली जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को बुला लेती हूँ, इसी बहाने मैं उससे भी मिल लूंगी। ठीक है माँ जी, आप आज ही कॉल करो, उनको घर बुलाओ, अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? तू जो मेरे लिए चाय लेकर आई थी वो तो देती जा। माँ जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये कब खाली है, और वैसे भी आप ही तो बोल रही थी कि ये कोई समय है चाय पिलाने का। सुमन इतना बोलकर सरला के कमरे से चली जाती है और अपने बाकी के रसोई के कामों में लग जाती है। और इधर सरला अपनी बेटी कोमल को कॉल करके घर आने के लिए कहती है। ऐसे ही दिन बीतता है और कुछ दिनों बाद कोमल घर आती है। कोमल को मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे ही वो घर में आती है, वो सबसे पहले सुमन के पास जाती है। कोमल को देखकर सुमन उससे कहती है, अरे वाह ननद जी, आप सबसे पहले मुझसे ही मिलने आ गई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सबसे पहले आपसे मिलने आई हूँ। वो मैं तो क्या, वो क्या है ना कि मैंने बहुत दिनों से आपके हाथ के मोमोज नहीं खाए हैं। आप मेरे लिए मोमोज बना दो, जब तक मैं बाकी सबसे मिल लेती हूँ। बस तुम मुझसे इसीलिए मिलने आई थी, तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई क्या? क्या भाभी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? ये सब पूछने में आप बस अपना वक्त जाया कर रही हो। कोमल इतना बोलकर सरला से मिलने चली जाती है। कोमल का ऐसा बर्ताव देखकर सुमन खुद से कहती है, ना जाने मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैंने इनको यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो आते ही मुझे मोमोज का ऑर्डर देने लग गई, पर क्या कर सकती हूँ,
अब मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। सुमन इतना बोलकर कोमल के लिए मोमोज बनाने लग जाती है और कुछ देर बाद मोमोज लेकर कोमल के कमरे में जाती है। ये लीजिए ननद जी, आपकी भाभी के हाथ के मोमोज। अरे वाह भाभी, आपके हाथ के मोमोज में तो अलग ही स्वाद है। अच्छा, अब जाकर मेयोनीज लेकर आ जाओ। मेयोनीज? ये क्या होता है? अब मोमोज की जगह ये कौन सा नया शौक पाल लिया? भाभी, आपको मेयोनीज क्या होती है ये नहीं पता? क्या आप सच में नहीं जानती? माँ सही बोलती है कि बस आपको दिन भर खाने के अलावा और कुछ नहीं आता। अच्छा, बाकी घर के काम तो तुम्हारी माँ करती है ना, मैं तो बस पलंग तोड़ती हूँ। मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ मिलकर मजे करेंगे, लेकिन तुमको तो बस अपनी पड़ी है। भाभी, आप तो बुरा ही मान गई। अच्छा चलो जाओ और मेयोनीज लेकर आओ, मुझे मोमोज का स्वाद लेने दो। घर में कोई मेयोनीज नहीं है, अगर तुमको जरूरत हो तो तुम खुद बना लो। सुमन इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कोमल आए दिन सुमन को मोमोज बनाने के लिए बोलती है। ऐसे ही एक दिन कोमल सुमन को मोमोज बनाने के बोलकर बाजार मेयोनीज लेने चली जाती है। कुछ देर बाद आकर मोमोज के साथ मेयोनीज और चटनी खाने लगती है। कोमल को ऐसे खाते देखकर सुमन अपने मन में कहती है, देखो तो सारा मोटी को कैसे मेरी मेहनत के मोमोज ठोस ठोस कर खा रही है, वो भी डब शैम्पू के साथ। भगवान करे इसके पेट में शैम्पू के बुलबुले उठे। बस मैं इतना बुरा क्यों बोलूं? सुमन कोमल को देख के मन में बोल ही रही होती है कि तभी कोमल सुमन को बुलाती है और कहती है, भाभी, आप मेरे मोमोज को ऐसे क्यों देख रही हो? अगर आपको खाना है तो मुझे बता दो ना। नहीं ननद जी, आप खुद ही खाओ, मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि मोमोज के साथ शैम्पू खा जाऊं। सुमन इतना बोलकर अपने कामों में लग जाती है और कोमल भी अपना खाना खाने में लगी रहती है। ऐसे ही सुमन कोमल को रोज मेयोनीज के साथ मोमोज खाती देखती। ऐसे ही एक दिन सुमन रवि को चाय देने कमरे में जाती है। रवि जी, चाय। हाँ सुमन, लाओ दो। रवि जी, वो मुझे कुछ कहना था। ननद जी पता नहीं क्यों रोज रोज डब शैम्पू के साथ मोमोज खाती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं उनके पेट में कोई दिक्कत ना हो जाए। तुम भी कुछ भी सोचती हो, वो कोई बच्ची है क्या जो शैम्पू के साथ मोमोज खाएगी? ज्यादा मत सोचो, और वो जो खा रही है ना, खाने दो। पर रवि जी, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत काम है सुमन। अब तू ना यहाँ से ना जा और मुझे ना काम करने दे। रवि सुमन को कमरे से बाहर भेज देता है और कमरा बंद करके अपना काम करने लग जाता है। इधर सुमन गुस्से में खुद से कहती है, मेरे ससुराल वाले तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। एक वो मेरी ननद है जो शैम्पू के साथ मोमोज खाती रहती है, और एक मेरे पति हैं जो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अब मैं अपनी बातें बताऊं तो किसे बताऊं? सुमन खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके घर पर उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे ओ कोमल बेटा, कहाँ है तू? लो, अब बस इनकी ही कमी थी। घर तो घर, अब तो बाहर वाले भी मेरी ननद का हाल चाल पूछने आ जाते हैं। अरे घर में कोई है क्या? जी विमला आंटी जी, बोलिए, आज आपके घर में किस चीज की कमी हो गई? आज आपको चीनी, तेल, प्याज, टमाटर क्या ला कर दूं? चुप कर बहू, आज मैं ये सब नहीं बल्कि तेरी ननद कोमल से मिलने आई हूँ। वो क्या है ना, बचपन में मैंने उसे गोद में खिलाया था और डव शैम्पू से नहलाया करती थी उसे। वो भी क्या ही दिन थे। हाँ, तभी तो आज डब शैम्पू के साथ मोमोज बैठकर खाती रहती है। अरे बहू, तो कुछ बोल रही है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपने ननद जी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है, लेकिन अब ये बता कि तेरी ननद कहाँ है? वो घर में नहीं है, कहीं बाहर गई है कोई डब शैम्पू लेने के लिए। अरे वाह, वो अभी तक डव शैम्पू ही लगाती है क्या? वैसे डव शैम्पू बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बालों के लिए नहीं बल्कि मोमोज के साथ खाने के लिए लेने गई हैं। क्या? अरे ऐसा नहीं हो सकता। बहू मुझे संभाल, ये बात सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। विमला इतना बोलते ही बेहोश हो जाती है। सुमन जल्दी से रवि को बुलाती है और उसको एक सोफे पर लेटा देता है। कुछ देर बाद कोमल घर आती है और विमला को बेहोश देखकर उससे पूछती है। सुमन उसको शैम्पू के साथ मोमोज खाने वाली बात बताती है और कोमल कहती है, भाभी अगर आपको कुछ ना पता हो तो मत बोला करो। विमला आंटी बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, उनको कभी गलत मत बोला करो। और वो कोई शैम्पू नहीं बल्कि मलाई वाली मेयोनीज है, समझी, जिसको मोमोज के साथ खाया जाता है। कोमल सुमन को मेयोनीज चखाती है और उसको यकीन हो जाता है कि कोमल कोई शैम्पू नहीं बल्कि मेयोनीज खाया करती थी। सुमन कोमल से माफी मांगती है